गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप? तो वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ और पढ़ाई में व्यस्त। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशिया नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है। उसमें जो पहला चैप्टर उठाया हमने उसका नाम क्या, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अभी तक आपके सामने 5 लेक्चर अपलोड कर दिए गए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख ली, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख लिया। फिर उसके बाद में जो मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नर्वस सिस्टम का, मैकेनिज्म की कैसे इंपल्स जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद में वो कैसे कंडक्ट होगा, और कंडक्ट होने के बाद में वो कैसे आगे ट्रांसमिट होगा अगले न्यूरॉन में। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब जैसे आपको सामने बोर्ड में हेडिंग दिख रही है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम। तो अब हमारा जो चैप्टर आगे रन करेगा वो टोटली किस पर बेस होगा, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम पर। इससे पहले हमने ये भी देख लिया कि सिलेंट्रेटा में किस प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, पोरीफेरा में किस प्रकार का, अलग अलग जो नर्वस सिस्टम था, जो लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर एनिमल्स है उनमें किस प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब जैसे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से चलते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जब मैं आपको ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब होगा क्या कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनेगा। उसके बाद में अलग अलग जो स्टेज आती है एम्ब्रियो की, जिसको मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला ऐसा नाम दिया जाता है अलग उनके सेल के नंबर के बेस पर। ठीक है, तो देखो उधर देखो मैंने लिख रखा है कि डेवलपमेंट। तो होता क्या कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो गेस्टुला स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो थी उसमें गेस्टुला स्टेज जो आती है, गेस्टुला स्टेज जो आती है उसकी एक्टोडर्म से डोर्सल साइड पर, डोर्सल मतलब जो आपकी पीठ की तरफ है ना, वो कौन सी सरफेस आपकी, डोर्सल। और जो आगे ये कौन सी सरफेस आपकी, वेंट्रिकल। तो डोर्सल साइड पर एम्ब्रियो की डोर्सल साइड पर, एम्ब्रियो की डोर्सल साइड पर क्या होता है, एक सिंगल होलो न्यूरल ट्यूब बनती है। सिंगल होलो न्यूरल ट्यूब, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ऐसे एक होलो न्यूरल ट्यूब बनती है, किस तरफ, एम्ब्रियो की जो डोर्सल साइड पे है उस पर। फिर ये न्यूरल ट्यूब आगे चल करके इसका ये एंटीरियर पार्ट, ये तो क्या बनाता है, ब्रेन बनाता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो क्या बनाता है, स्पाइनल कोड। समझ गए बात को? तो ये क्या करता है, न्यूरल ट्यूब की किसका फॉर्मेशन करती है, सीनेस का फॉर्मेशन करती है। तो ये तो कुछ एम्ब्रियोलॉजी की बातें होगी। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो इसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहती है क्लासिफिकेशन में, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्या क्लासिफाई किया जाता है नर्वस सिस्टम को। देखिए जैसे कि आपको ये सामने एक पिक्चर जो दिख रही है, ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है उसमें आप ध्यान से देखिए कि आप ऐसे अज्यूम कीजिए कि आपके सामने जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है आपकी बॉडी से वो भी हटा दिया जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट है, मतलब सभी के सभी जो सिस्टम है वो हटा दिया जाए, और आपको सिर्फ बॉडी में क्या दिखाया नजर, आपको क्या दिखाया जा रहा है, नर्वस सिस्टम दिखाया जा रहा है। तो आपको किस प्रकार से कैसे क्या दिखाई देगा, तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारी जो ये बॉडी है उसके आपको पता है कि हमारा क्या जो सिर है उसमें क्या पैक रहता है, ब्रेन है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये आप एक आदमी बनाऊं, ये व्यक्ति की मैंने अगर ये इमेज बनाई ना, ये देखिए ये कोई व्यक्ति है, तो आपको क्या नजर आएगा कि ये जो का सिर वाला पार्ट है इसमें क्या रहता है, आपका ब्रेन रहता है। ये देखिए ये क्या है, ब्रेन।
ठीक है। और फिर ब्रेन से, ये तो क्या हमारा ब्रेन, लेकिन मेरे पीछे जो पीठ है वहां पर आपको एक शब्द जनरली सुनने को मिलता है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, तो उस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या पैक रहती है, स्पाइनल कोड। वो स्पाइनल कोड कहां से ओरिजिनेट होती है, जो ब्रेन है उसके जो आखिरी आखिरी वाला जो पोर्शन होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, वहां से एक लंबी सी ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसका नाम क्या होता है, स्पाइनल कोड। तो ये क्या है, स्पाइनल कोड। ठीक है। अब स्पाइनल कोड और ब्रेन का मेनली काम क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी सूचनाएं है, ब्रेन का काम क्या होगा, एनालिसिस करना, कि जो भी सूचना दी जा रही है ब्रेन उसका एनालिसिस करेगा कि इस सूचना का करना क्या है, कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको जो समझ में आ रहा है ना, वो किस वजह से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको ब्रेन आपको एनालिसिस करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्पाइनल कोड का काम क्या होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, आपने जैसे कि कोई किसी ने आपको टच किया तो वो स्पाइनल कोड के थ्रू कहां तक जाती है, वो सूचना ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में चित्र दिखाई दे रहा है कि एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड भी आपको सामने नजर आ रहे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आपको जो व्यक्ति है उसकी सेंट्रल एक्सिस पर, कहां पर, ये जो सेंट्रल एक्सिस है ना, ये जो हमारा सिर है, ये दो धड़ है, वो हमारी बॉडी के एकदम बीच में सेंटर में। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड आपको कहां पर नजर आ रही है, सेंट्रल एक्सिस पर नजर आ रही। इस कारण ब्रेन और स्पाइनल कोड को मिलाकर के हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो बॉडी के सेंटर में या बीच में प्रेजेंट है, तो उसको मिलाकर के हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तो हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या आती है, एक तो ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कोड आती है। समझ में आया आपको। अब जैसे बात करें कि जो ब्रेन है उसके फिर हमने आगे कितने पार्ट्स डिवाइड करके 3 पार्ट में उसको बांट रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ या आगे की तरफ रहेगा उसको बोला जाएगा फोर ब्रेन। जैसे मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करने की कोशिश करूँ, या वैसे तो आपको बुक में भी ये डायग्राम मिल जाएगा, जैसे ये टेम्परेरी डायग्राम, जैसे कि ये ऊपर पार्ट है तो ये क्या है, फोर ब्रेन, नीचे बीच में जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मिड ब्रेन, और जो नीचे नीचे पार्ट होगा ब्रेन का उसको क्या बोला जाएगा, हाइंड ब्रेन बोला जाएगा। तो ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या रहा है, तो स्पाइनल कोड आ रही, एक क्या रहा, ब्रेन आ रहा है। अब ब्रेन को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके कौन कौन से पार्ट पढ़ने, 3 पार्ट आपको पढ़ने फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, डायनसेफेलोन और ओलिफैक्टरी लोब। सेरिब्रम, डायनसेफेलोन और ओलिफैक्टरी लोब ये किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के पार्ट। अब अगर आप हायर क्लासेज में जाओगे, मैं तो चाहता हूं कि आप ये एमएससी ना करें, कि आप एमबीबीएस ही करें। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका अच्छी तरह से आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे नंबर लेकर के आए, और आप जब एमबीबीएस करोगे तब आपको, ये तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब वहां पर पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नर्वस, ये जो सिस्टम इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। फोर ब्रेन की कितने स्ट्रक्चर पढ़नी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सेरिब्रम, डायनसेफेलोन और ओलिफैक्टरी लोब। समझ गए। वैसे जो मिड ब्रेन है उसमें भी कितने स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको, 2 स्ट्रक्चर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरेब्री। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरेब्री। मिड ब्रेन के कितने पार्ट है, 2 पार्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरेब्री। टोटल एनसीईआरटी बेस अगर आप रीडिंग लगाने बैठोगे तो आपको एक एक लाइनें समझ में आएगी एनसीईआरटी। अब ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है जिसका नाम है हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क, इसके फिर आपको 3 स्ट्रक्चर पढ़नी है। एक तो है पोन्स, पोन्स का वैसे पूरा नाम होता है पोन्स वेरेली। एक तो होता है पोन्स, एक होता है सेरिबेलम, ध्यान से सुनना, वो मैंने लिखा है सेरिब्रम, ये क्या है, सेरिबेलम। समझ गए बात को। इसको हिंदी में, सेरिब्रम को हिंदी बोला जाता है परम मस्तिष्क, और सेरिबेलम को हिंदी बोला जाता है अनुमस्तिष्क। और हाइंड ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है
उसका नाम होता है मेडुला ओब्लोगेंटा। समझे बात को। तो ये ब्रेन के क्या है, पार्ट्स है। तो ये हमने क्या देख लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिया जिसमें ब्रेन आ रहा है और स्पाइनल कोड आ रही है। आपको मैं ये भी समझाऊंगा ये कि स्पाइनल कोड क्या होती है। अभी मैं आपको सिर्फ क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये तो बात हुई ब्रेन की और किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब आगे हम ये समझने की कोशिश करें कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए आप समझने की कोशिश करें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो मान लो कि आपको किसी ने टच किया, किसी ने आपको क्या किया, टच किया, तो वो सूचना कहां पर जाएगी, आपके ब्रेन के पास जाएगी वो। तो फिर ब्रेन एनालिसिस करेगा कि किसी ने आपको टच किया है, या मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है, और मैं जो आपके इस कैमरे के सामने खड़ा हूं या आपके स्क्रीन के सामने खड़ा हूं वो आपकी आंखों से आपको दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो बात को। आप जितने भी काम कर रहे हो उनको एनालिसिस करने का काम किसका है, ब्रेन का। लेकिन ब्रेन तो प्रेजेंट है यहां पर, लेकिन कोई आप अगर आपको यहां पर टच कर रहा है तो वो सूचना ब्रेन तक किस प्रकार से जा रही है तो आपको अच्छी तरह से पता है। उन सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाने का काम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम किसका होता है, न्यूरॉन्स का होता है। समझे बात को। तो होगा क्या, होगा क्या, जैसा कि मैं इसको तो हटा देता हूं, ये जो डायग्राम है आपके सामने सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं दिखा रहा हूं। तो ये आपका क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर ब्रेन के पास कोई भी सूचना लानी है या ब्रेन से कोई भी सूचना ले जानी है तो एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि क्या करे, सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या करता है, सहायता। अब वो चीज या वो मीडियम क्या होता है, वो होती है नर्व। वो क्या होती है, नर्व। तो यहां ब्रेन से और स्पाइनल कोड से ऐसे क्या निकली रहती है, नर्व्स निकली रहती है। ब्रेन से और स्पाइनल कोड से क्या निकली रहती है, नर्व्स निकली रहती है। नर्व्स एक्चुअल में क्या होती है, आपको मैंने बता दिया शुरू में ही कि नर्व्स एक्चुअल में क्या होती है, न्यूरॉन्स का क्या होती है, बंडल। मतलब नर्व के अंदर बहुत सारी न्यूरॉन शामिल होती है। समझे बात को। तो ब्रेन से कितनी नर्व निकलेगी और ये स्पाइनल कोड से कितनी नर्व निकलेगी, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। कहां पर आपको नर्व पढ़ाया था। तो यहां ब्रेन से और स्पाइनल कोड से क्या निकलती है, नर्व्स निकलेगी, जो कि क्या करेगी, अगर कोई भी रिसेप्टर ऑर्गन है या जो मोटर ऑर्गन है वहां से सूचना को कहां पर लेकर के आएगी, वहां से सूचना को लेकर के आएगी कहां पर, ब्रेन के पास और स्पाइनल कोड के पास। और अगर ब्रेन को कोई सिग्नल देना है तो यह सूचना लेकर के जाएगी, कौन, नर्व से लेकर के जाएगी। अगर ये सूचना लेकर के आ रहे तो उनको क्या बोला जाता है, सेंसरी नर्व। और अगर सूचना लेकर के जा रहे तब उनको क्या बोला जाता है, मोटर नर्व। समझ में आया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो नर्व जो प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से दूर है कि नहीं। ब्रेन और स्पाइनल कोड तो कहां पर प्रेजेंट है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है बॉडी की। लेकिन जो नर्व्स है वो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से दूर निकली हुई, जैसे हाथों में पैरों में है, पूरी की पूरी जो बॉडी है वहां पर कौन फैली हुई है, नर्व फैली हुई। मतलब जो नर्व है वो बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है, पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट है, मतलब परिधीय भाग में प्रेजेंट है। या ऐसे समझे कि सेंट्रल एक्सिस के बाहर को निकली हुई है, नर्व निकली हुई। इस कारण पेरिफेरल जो नर्व सिस्टम है उसके अंदर क्या रहा है, नर्व से, उसके अंदर क्या आती है, नर्व से शामिल होती है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर क्या होती है, नर्व शामिल होती है। समझे बात को। अब अगर ये ब्रेन से जुड़ रही है, ये नर्व अगर ब्रेन से उत्पन्न हो रही है तो उनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व। अगर ये स्पाइनल कोड से उत्पन्न हो रही है तब उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये नर्व क्या होती है, कि ये अगर ब्रेन से उत्पन्न होगी तो इनको बोला जाएगा क्रेनियल नर्व, और अगर ये स्पाइनल कोड से उत्पन्न होगी तब उनको बोला जाएगा स्पाइनल नर्व। ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं, हम पेरिफेरल जो नर्व सिस्टम उसके पार्ट्स की बात करें। अब जैसे मैं पार्ट्स की बात करूंगा तो वैसे स्टूडेंट को क्या होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगती है। कंफ्यूजन क्या होने लगती है,
वो कंफ्यूजन क्या होती है कि मैंने बता दें कि जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसमें क्या नर्व शामिल है, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम के कितने पार्ट है, सोमेटिक नर्व सिस्टम प्लस ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या है। फिर पेरिफेरल नर्व सिस्टम तो नर्व से बना हुआ है, फिर ये पार्ट्स बीच में कहां पर आ गए। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर ये नर्व सिग्नल किसको देगी, सिग्नल किनको देगी, ऐच्छिक अंगों को देगी या जो कंकाली पेशियां है स्केलेटन मसल्स है, ये जो जितने भी नर्व्स है ना, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व, इनमें से कुछ नर्व तो ऐसी होगी जो कि सिग्नल किसको देगी, ये सिग्नल देगी किनको, स्केलेटन मसल्स को। देखिए मैं अगर मैं अपना हाथ उठा पा रहा हूं, मैं अपना हाथ उठा पा रहा हूं तो किसके कारण उठा पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो स्केलेटन मसल्स है ना उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का सिग्नल कहां से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, और ब्रेन से तो सिग्नल दिया गया लेकिन उस सिग्नल को लेकर के आ रही कौन, नर्व लेकर के आ रही, और वो नर्व जो कि सिग्नल किसको दे रही है, स्केलेटन मसल्स को सिग्नल दे रही है, ऐच्छिक पेशियों को सिग्नल दे रही है। तब मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा, हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट होगा। और उन्हीं सभी नर्व्स को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है, सोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम एक्चुअल में क्या है, सोमेटिक नर्व सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है कि वो नर्व जो कि सिग्नल किसको देगी, स्केलेटन मसल्स को, उन सभी नर्व्स को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, सोमेटिक नर्व सिस्टम। समझ में आया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सोमेटिक नर्व सिस्टम, यह संकेत स्केलेटन मसल्स को, स्केलेटन मसल्स या ऐच्छिक पेशियों को देती है, जिसके कारण मूवमेंट जो होगा वो कैसे होगा, ऐच्छिक मूवमेंट होगा, हमारी मतलब वॉलेंटरी मूवमेंट होगा। ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है सॉरी, एक तो पार्ट पढ़ लिया हमने सोमेटिक नर्व सिस्टम, अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। जैसे कि आप ऐसे एज्यूम करो कि कोई भी जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स है वो क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है, लेकिन उनको हार्मोन को सिक्रेट करने का सिग्नल कौन देती है, नर्व सिस्टम देता है। जितने भी ग्लैंड्स है उनको वो हार्मोन सिक्रेट करेगी, तो वो सिग्नल कौन दे रहा है, वो सिग्नल कौन देगा, नर्व सिस्टम देगा। फिर उन नर्व सिस्टम के थ्रू, नर्व सिस्टम की जो सूचना है उस सूचना को नर्व से लेकर के किसको देगी वो ग्लैंड्स को देगी, या जो भी ऐसी जो स्मूथ मसल्स है जिनमें जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, तो उनको जो नर्व से सिग्नल दे रहे हैं ना काम करने का, जैसे कि लीवर को क्या करना है, सॉरी जैसे कि स्टमक को क्या करना है, एंजाइम सिक्रेट करना है, तो एंजाइम सिक्रेट करेगा स्टमक, तो कहीं से ना सिग्नल तो आएगा ना, तो ब्रेन ने सिग्नल दिया, उन सिग्नल को लेकर के आ रही कौन, नर्व लेकर के आ रही, और नर्व ने सिग्नल किसको दिया, स्टमक को दिया। लेकिन आप ये सोचने की कोशिश करें कि जैसे मैं अपना हाथ उठा रहा हूं तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार उठा रहा हूं, लेकिन अगर स्टमक में या ऐसी कोई भी जो स्मूथ मसल्स है उनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है तो वो क्या हमारी इच्छा के अनुसार होता है क्या। से मैं अगर चाहूं कि मेरा स्टमक क्या करे, एंजाइम ना सिक्रेट करे, तो ऐसा थोड़ी होगा, उसको तो जब एंजाइम सिक्रेट करना है तो वो तो सिक्रेट करेगा ही, क्योंकि उसके अंदर कौन सी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। ठीक है, और उनको सिग्नल कौन दे रही है, नर्व दे रही सिग्नल। तो वो नर्व जो कि सिग्नल किसको देगी, स्मूथ मसल्स को सिग्नल देगी, पेरिफेरल नर्व सिस्टम की वो नर्व जो सिग्नल किसको देगी, स्मूथ मसल्स को देगी, या ऐसे सिग्नल देगी जो कि इनवोलेंट्री सिग्नल्स होते हैं, तो उन सभी नर्व को मिलाकर क्या बोल दिया जाएगा, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। देखिए नर्व से बना हुआ क्या है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, लेकिन अगर नर्व कैसे सिग्नल दे रही है, ऐच्छिक संकेत दे रही है, वॉलेंट्री
एक्टिविटी करवा रही है, तब उन सभी नर्व को क्या बोला जाएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोला जाएगा। लेकिन अगर वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवा रही है वो नर्व, तब उनको क्या बोला जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोला जाएगा। समझ गए बात को। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके भी दो पार्ट है फिर, एक तो होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। देखिए, एक तो वो एक्टिविटी जो कि इमरजेंसी जो कंडीशन होती है उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि मान लो कि आपके सामने कोई जानवर आ गया, जिससे आपको क्या लगता है, डर लगता है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका मुंह सूखने लगेगा, आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी होने लगेगी, आपकी ब्रीथिंग रेट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, धड़कनें बढ़ने लगेगी आपकी। तो ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में के अंतर्गत होने वाली एक्टिविटी है। लेकिन ये एक्टिविटी कौन सी कंडीशन में हो रही है, इमरजेंसी कंडीशन में हो रही है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में हो रही है। तो जो एक्टिविटी इमरजेंसी कंडीशन में होगी, ये कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। समझ रहे बात को, इमरजेंसी कंडीशन में। और जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे कि वो डरावनी चीज अगर हट जाएगी आपके सामने से, तो आपकी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी, आपकी सांस ये आपकी धड़कन भी नॉर्मल हो जाएगी, आपकी आंख की पुतली वापस क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो वो नर्व सिस्टम जो कि नॉर्मल कंडीशन में फंक्शंस करवाता है, उसको क्या बोला जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रकट होता हूँ। तो आप इसको नोट कर लो। हाँ, तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा। तो हम अब स्टार्ट क्या करेंगे, ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसका पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी क्या, ब्रेन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या क्या रहा है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कि हिस्टोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिस्टोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर हम सीधा सीधा क्या समझने जा रहे हैं, व्हाइट एंड ग्रे मैटर। नाम सुना होगा ना, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। तो मान लो कि अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये ऊपर तो ये क्या दिख रहा है, ये मान लो कि क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऊपर तो आप क्या दिख रहा है, ब्रेन दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर का इसको जो ढक्कन है, ये तो क्या है, ब्रेन। और नीचे वाला ये क्या है, स्पाइनल कोड। तो अगर आप इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, इसका मैंने क्या किया, ऐसे काटा इसको, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो इसमें दो प्रकार के अरेंजमेंट दिखाई दे सकते हैं आपको। देखिए एक अरेंजमेंट तो क्या, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है उसका जो आउटर पार्ट होता है उसको तो क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, मेडुला। तो दो प्रकार के अरेंजमेंट आपको देखने मिल सकते हैं। या तो अंदर क्या हो, ग्रे मैटर, जीएम का मतलब क्या है, ग्रे मैटर। आपने ट्रांसफर सेक्शन काटा तो आपको मेडुला वाला पार्ट तो कैसा नजर आ रहा है, ग्रे। और आपको बार प्रीति या कोर्टेक्स वाला पार्ट कैसा नजर आ रहा है, व्हाइट। तो ये क्या हुआ, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ऐसा अरेंजमेंट सीएनएस के कौन कौन से पार्ट में देखने मिलेगा, एक तो पोन्स में, मेडुला ऑब्लोगेंटा में, और स्पाइनल कोड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे बात को। तो ये वाला जो बार वाला पार्ट है ना, ये परिधि वाला, ये तो क्या है, कोर्टेक्स, ये। और ये अंदर वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, मेडुला। तो पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कोड में क्या देखने मिलेगा, ग्रे मैटर तो कहां पर देखने मिलेगा आपको, मेडुला में, और व्हाइट मैटर आपको कहां पर देखने मिलेगा, कोर्टेक्स में। ठीक है। लेकिन दूसरा अरेंजमेंट देखिए आप, कि व्हाइट मैटर तो कहां पर, मेडुला में, ग्रे मैटर कहां पर, कोर्टेक्स में। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको कहां पर देखने मिलेगा, इन तीन पार्ट को छोड़ करके, ब्रेन और स्पाइनल, ये सॉरी, सेंट्रल नर्व सिस्टम के जितने पार्ट है वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, इस प्रकार का अरेंजमेंट। अब आप ये समझिए कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है एक्चुअली में। मैंने आपको बताया था कि माइलिन जो शीत होती है उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो जहां पर बहुत सारी नर्व फाइबर इकट्ठे हो जाएंगे, जहां पर नर्व के एक जोन इकट्ठा हो जाएंगे, और अगर वो एक जोन कैसे माइलिनेटेड है, तो वो पार्ट कैसा नजर आएगा, वहां का वो पार्ट कैसा नजर आएगा आपको, व्हाइट नजर आएगा। तो व्हाइट मैटर एक्चुअल में क्या होती है कि वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर।
और माइलिन शीथ के अलावा जो नर्व के जितने भी पार्ट है वो कैसे होते हैं, ग्रे मैटर के। तो जहां पर माइलिनेटेड नर्व नहीं होगी तो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के सभी पार्ट कैसे नजर आएंगे, ग्रे नजर आएंगे। जहां पर क्या क्या हो सकता है, डेंड्रोन हो सकता है, साइटोन हो सकता है, या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व भी हो सकती है। तो हिस्टोलॉजी की बात है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ी के अंदर या स्कल के अंदर क्या है, पेक है, ठीक है। क्योंकि स्कल से वो क्या गिरा हुआ है, खोपड़ी से गिरा हुआ है, या ब्रेन बॉक्स से वो गिरा हुआ है, हड्डियों का बना होता है वो। और उस ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। देख क्या लिख रखा है कि वेल प्रोटेक्टेड इन द स्कल। इसका ये जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर बहुत अच्छी तरह से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ब्रेन इज कवर्ड बाय 8 क्रेनियल बोन। आपको तो अच्छी स्केलेटल सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा कि 14 फेशियल बोन होती है, 8 क्रेनियल बोन होती है। तो ऐसे कुल मिलाकर कितनी 22 क्या होती है हमारी, ये जो खोपड़ी है, ये जो स्कल है, इसमें टोटल कितनी बोन होती है, 22 बोन होती है। इसमें ये कपाल वाली तो कितनी होती है संख्या में 8, और ये जो फेस वाली होती है वो संख्या में कितनी होती है 14। ठीक है। अब वेट, वेट की बात करें तो 1400 ग्राम वेट होता है मेल में, और 1250 ग्राम वेट होता है कहां पर, फीमेल में। अब एक आप बात समझिए, एक इंपोर्टेंट हेडिंग समझिए कि अगर मान लो आपको टीवी लेकर के आते हो या कांच की जो कोई भी अगर वस्तु लेकर के आते हो तो क्या होता है, कार्टन में पैक होकर आता है वो। अगर मान लो कि आप टीवी लेकर के आए तो कार्टन में पैक होकर के आएगा। लेकिन अगर आप रास्ते में कहीं पर जहां पर ब्रेकर आ जाए तो वहां पर टूट फूट हो सकती है उसकी। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये जो भी टीवी जो होता है और जो कार्टन होता है उसके बीच में थर्माकोल की लेबलिंग कर दी जाती है ना, जिससे वो क्या रहे, अच्छी तरह से प्रोटेक्ट रहे। तो क्या हो, अगर हमारा ब्रेन, ये देखिए आप समझिए कि ये क्या है, हमारी स्कल है ये, और स्कल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये मान लो कि क्या प्रेजेंट है, ये ब्रेन प्रेजेंट है। ये क्या है, ब्रेन प्रेजेंट है। तो अगर ये ब्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा बोन से, तो बोन क्या होती है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। वैसे एनिमल होता है तो बोन वो बहुत ही क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है हमारा बॉडी का। तो अगर ये ब्रेन इस बोन से टकराए या स्कल से टकरा कर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसमें न्यूरॉन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए क्या पाई जाती है इन, ये तो क्या है, ये तो क्या है, स्कल या खोपड़ी, और ये वाला क्या है, ब्रेन है। तो इस ब्रेन और खोपड़ी के बीच में क्या पाई जाती है, 3 झिल्लियां पाई जाती है। 3 क्या पाई जाती है, झिल्लियां। ऐसे क्या पाई जाएगी इन दोनों के बीच में, जैसे थर्माकोल की कवरिंग पाई जाती है ना टीवी और कार्टर के बीच में, वैसे ही ब्रेन और स्कल के बीच में क्या पाई जाती है, ऐसे 3 झिल्लियां पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, मेनिंजेज बोला जाता है। समझ के बात को। अब ये मेनिंजेस ब्रेन के चारों तरफ भी देखने मिलेगी और आपको स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी देखने मिलेगी। मतलब पूरे पूरे सेंट्रल नर्व सिस्टम के चारों तरफ आपको क्या देखने मिलेगी, ये मेनिंजेस देखने मिलेगी। लेकिन पहले हम ब्रेन पढ़ रहे हैं इसलिए वो मेनिंजेस कौन सी पढ़ेंगे आप, ब्रेन के चारों तरफ वाली मेनिंजेस पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूं कि बिटवीन द ब्रेन एंड स्कल 3 मेनिंजेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब वो 3 मेनिंजेज कौन कौन सी है, सबसे बाहरी मेनिंजेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरामेटर, उसके अंदर एरेक्नोइड, और सबसे नीचे वाली पायामेटर, पायामेटर। ये क्या है, 3 मेनिंजेज है, कहां से, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। ये तो किसके कांटेक्ट में रहेगी, स्कल के कांटेक्ट में, और ये पायामेटर किसके कांटेक्ट में रहेगी, ब्रेन के कांटेक्ट में। अब इसको आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ये तो बार ही बार क्या बना दिया मैंने, सबसे क्या बना दिया, ये तो बनाया मैंने स्कलिया खोपड़ी,
स्कलिया खोपड़ी बनाई। अब नीचे यहाँ पर कुछ आपको क्या देखने मिलेगा, ये आपका ब्रेन है, लेकिन इस ब्रेन और खोपड़ी के बीच में 3 मेनिंजेस आपको देखने मिल रही है। तो सबसे पहली मेनिंजेस जो किसके कांटेक्ट में, जो किसके कांटेक्ट में, वो स्कल के कांटेक्ट में, उसका नाम क्या है, ड्यूरामेटर। तो ये देखिए ये क्या है, रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ उसका नाम क्या है, ड्यूरामेटर। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है, ड्यूरामेटर। अब देखिए कि ये जो ड्यूरामेटर, अगर ये ब्रेन वाली जो ड्यूरामेटर है उसके ऊपर आपको स्पेस देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ रही है, ये स्कल के कांटेक्ट में ना। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड वाली ड्यूरामेट्री होती है उसको ऊपर क्या देखने मिलता है, आपको स्पेस देखने मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस। तो ये मैंने क्या बनाई, तो ये तो क्या है, स्कल, ये क्या है, ड्यूरामेटर। अब नीचे ड्यूरामेटर के नीचे कौन सी आएगी, अरेक्नोइड। लेकिन ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में आपको क्या देखने मिलेगा, स्पेस देखने मिलेगा। तो मैं क्या बना रहा हूं दूसरे नंबर की, ये क्या बनाई मैंने, ये क्या है, अरेक्नोइड। ये क्या है, अरेक्नोइड। ओनली किस में प्रेजेंट होती है, ओनली मैमल्स में प्रेजेंट, ओनली मैमल्स में क्या होती है, प्रेजेंट। और यार ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में जो आपको स्पेस देखने मिल रहा है, उस स्पेस को बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस कहां कहां पर, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में। और इस सब ड्यूरल स्पेस में क्या भरा रहता है, सीरस, सीरस फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है। अब सबसे नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है, सबसे नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है वो, उसको बोला जाता है क्या, पायामीटर। तो ये जो सबसे नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जो अरेक्नोइड और पायामीटर होगी उसके बीच में भी आपको क्या देखने मिलेगा, स्पेस देखने मिलेगा। तो ये नीचे वाली सबसे क्या है, पायामीटर। और ये ऐसे फिंगर लाइक क्या बनाती है, प्रोजेक्शन बनाती है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई वो क्या है, पायामीटर। और अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में आपको जो स्पेस देखने मिल रहा है उसको बोला जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस। इधर लिख देता हूं मैं कि सब अरेक्नोइड स्पेस कहां पर देखने मिलेगा, ये ड्यूरामीटर और पायामीटर के बीच में। ठीक है। और सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या है, ये क्या है, पायामीटर। अभी पायामीटर का कुछ पार्ट देखो ये ब्रेन के कांटेक्ट में ना, देखो यहाँ पर ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेरिब्रम रहता है। सेरिब्रम में गायरी और सल्कस पाई जाती है, मतलब ऐसे उभार पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। ये ऐसे जो सेरिब्रम होता है उसके अंदर ऐसे ग्रूव्स पाए जाते हैं। तो ये जो पायामीटर है इस सेरिब्रम के अंदर ऐसे क्या दसी हुई है, ऐसे देखो ये कॉन्टेक्ट में आ रही है ना, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ रही। तो ये पायामीटर का कुछ पार्ट ये ब्रेन की जो सेरिब्रम है उसके अंदर ऐसे क्या दशा होगा। और ये जो दशा हुआ पार्ट, ये जो अंदर बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है, पायामीटर का जो बाहर की और उभरा हुआ पार्ट है, उस पार्ट को बोला जाता है टीलाकोरोइडिया, टीलोकोरोइडिया, टीलोकोरोइडिया क्या बोला जाता है, टीलोकोरोइडिया बोला जाता है। टीलोकोरोइडिया किसका पार्ट है, वो पायामीटर का पार्ट है। और टीलोकोरोइडिया से ऐसे ब्लड आर्टरीज निकली रहती है, ऐसे ब्लड आर्टरीज निकली रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस बोला जाता है। कोरोइड प्लेक्सस एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये कैपिलरीज होती है जो कि क्या करती है, सीएसएफ का क्या करती है, ये सीएसएफ का दिख रहा है, दिख रहा है। ये जो कोरोइड प्लेक्सस है वो क्या करेगी, सीएसएफ का क्या करेगी, सिक्रेशन। तो ये सीएसएफ का सिक्रेशन करेगी। और यहाँ पर ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस है
ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस यहाँ पर क्या देख बना रहता है, इसे यहाँ पर CSF बना रहता है। ये यहाँ पर क्या बना रहेगा, CSF बना रहेगा। CSF क्या होता है, एक एल्कलाइन नेचर का क्या होता है फ्लूइड, जो कि ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको उत्प्लावन बल प्रदान करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। देखिए अगर आपका ये जो ब्रेन है ना, उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है 1400 ग्राम, लेकिन आपका 1400 ग्राम आपको महसूस नहीं होता। एक्चुअल में आपको कितना महसूस होता है, 180 ग्राम ही महसूस होता है। क्यों, क्योंकि इसको उत्प्लावन बल कौन प्रदान कर रहा है, ये CSF प्रदान कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी कोई पानी की टंकी है, पानी की टंकी है, अगर आप पानी की टंकी में या जैसे या कोई भी आप जहाँ ये तालाब होगा, कहीं पर समुद्र होगा, वहां पर आप तैरने जाते हो ना, तो आप ऊपर उस क्या करते हो, ट्यूब के ऊपर बैठ जाते हो ना, तो वो क्या करती है, उसके अंदर जो हवा भरी वो आपके क्या कर रही है, उत्प्लावन बल प्रदान कर रही है, जिसके कारण आपको भार महसूस नहीं हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर जो CSF है वो क्या करता है, ब्रेन को उत्प्लावन बल प्रदान करता है, जिससे कि आपको 1400 ग्राम महसूस नहीं होता, बल्कि कितना ग्राम महसूस होता है, सिर्फ 180 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या थी, हिस्टोलॉजी देखी, ब्रेन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात देखी, वेट क्या होता है, कितनी मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजेज क्या होती है, और वो मेनिंजेज कौन कौन सी होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ब्रेन के पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर टोटल में हमारा क्या करता खत्म कर देंगे हम ब्रेन को खत्म, उससे अगले में फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को खत्म करेंगे, और फिर तीसरे लेक्चर में क्या करेंगे हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम को खत्म, और उसके बाद चैप्टर हमारा क्या रहेगा, खत्म हो जाएगा, फिर डिजीज बचेगी। तो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लो, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम किसके साथ, मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रेन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।